नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटी 2024 का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का रहा है पहला वाला, 3 विद्यार्थियों के समूह में गणित पढ़ने से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को तालिका में दर्शाया गया है। देखिए, सोनू, मोनू, रोहित, ये 3 विद्यार्थी हैं। गणित पढ़ने से पहले के अंक दिए गए हैं पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में गणित पढ़ने के बाद वाले अंक दिए गए हैं। तो पूछ रहा है तीनों विद्यार्थियों द्वारा मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययन के लगभग औसत अंक क्या होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग देंगे, आपका औसत निकल जाएगा। देखिए, सेकेंड कॉलम को जब ऐड करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा, जोड़ आएगा 213। 3 से भाग दे देंगे तो औसत निकल कर 71 आएगा। उसी तरह पहले वाले कॉलम को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो 184 आएगा। ठीक है, उसमें भी 3 से भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 61.33। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 71 और 61.33 औसत निकल कर आएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोड़ों की माप कितनी होगी। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, 12 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा या यहाँ 3 बजेगा। ठीक है, देखिए जब 3 बज रहा है, जब 3 बज रहा है तो 90 डिग्री कोण बनता है, सबको पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए 15 मिनट में 3 बजता है, तो 15 मिनट में देखिए कै डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा दोस्तों, 1 मिनट में बनाएगा 90/15 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनेगा, तो 2 बजेगा तो मतलब कि 10 मिनट हो गया। तो 1 मिनट का बना रहा है 6 डिग्री का कोण, तो 10 मिनट में बनाएगा 60 डिग्री कोण। वैसे जब 2 बजेगा तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों की लंबाई और भार को दर्शाता है। अब 5 शिक्षक हैं, उनके लंबाई और भार अलग अलग कॉलम में लिखे गए हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोहिणी 4 फुट 10 इंच 45 किलोग्राम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। एक रोहिणी एक लड़की है जिसकी जो लंबाई है 4 फुट 10 इंच है और भार जो है 45 किलोग्राम 45 किलोग्राम है। इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो चारों ऑप्शन रीड करिएगा, सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 भाग है। देखिए कविता का भार कितना है, कविता का भार है 60 किलोग्राम, तो इसका 3/4 देखेंगे, देख लीजिए, काट देंगे 15 15 दिया 45। देखिए, और रोहिणी का भार कितना है 45 किलोग्राम है। इसका मतलब कविता के भार का 3/4 भार रोहिणी का है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऊपर के ए बी सी जो ऑप्शन है वो गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली संख्या बताना है। 2 1 यहाँ भरना है, यहाँ भरना है, यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। 1 का आधा 1/2 होगा। 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ जो हम जहाँ फिलअप करना है वहाँ आएगा 1/8। इसका आधा 1/8, 1/8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथा का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। अब उसी कागज की शीट में से 10 जो है क्षैतिज रेखाएं बनाती है, जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भी वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है, जो उसको रंगाई नहीं हुई है। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, केवल आपको भ्रमित करने की लंबा चौड़ा लिखा है। देखिए 3 पट्टियों में रंग भरती है, मतलब कि 10 समान आकार की आयताकार पट्टियां हैं, 10 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो 3 पट्टियों में भर देगी, तो 3/10 में क्या करेगी, रंग भरती है। ठीक है, रंग भरती है 3/10 भाग में। इसका मतलब 7/10 भाग में दोस्तों वो रंग नहीं भर रही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है। तो 7/10 भाग जो है उसका रंगा नहीं है, 3/10 भाग जो है रंग रही है, और उसी को आगे कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 7/10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5वें का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2, इसी तरह खेल आगे चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। वह जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊं बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्या पर म्याऊं बोलना होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन प्राइमरी स्कूल में बच्चों को हम लोग मतलब आप लोग भी करा सकते हैं। ठीक है,
देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6, जहाँ 7 आएगा 7 की जगह क्या बोलेगा, म्याऊं बोलेगा। 14 की जगह क्या बोलेगा, म्याऊं बोलेगा। 7 और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे सिंपल भाषा में, जहाँ 7 से विभाजित हो जाए उसको क्या, उसकी जगह क्या बोलेंगे, म्याऊं बोलेंगे। तो जो म्याऊं नहीं बोलेगा आउट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर छठवां का देखिए सी, देखिए 133, 154 और 203, ये 7 से पूरी तरह विभाज्य संख्याएं हैं, तो इसकी जगह पर क्या बोलेगा, म्याऊं बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केवल 7 से भाग दे देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखेंगे। सोनू, लालू और वीना अपने घर के पास के स्टेडियम के चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक के पास ही एक समय और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने एक समय पर दौड़ना शुरू किया। सोनू ने 99 सेकेंड, लालू ने 154 सेकेंड और बीना ने 126 सेकेंड में एक चक्कर पूरा किया। कितने मिनट और सेकेंड के बाद वे तीनों एक साथ उसी आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे। देखिए जो इस तरह क्वेश्चन पूछे कितने मिनट के बाद या कितने सेकेंड के बाद वे तीनों एक साथ उसी बिंदु पर आएंगे, कुछ नहीं करेंगे आप लोग, केवल एलसीएम निकाल देंगे, लॉसर निकाल देंगे, कॉमन मल्टीपल निकाल देंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, 99, 154, 126 का जो लॉसर निकालेंगे, आशा करते हैं आपको लॉसर निकालना आता होगा। तो लॉसर मैं नहीं निकालूंगा, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। लॉसर होगा इसका दोस्तों, इसका लॉसर निकल कर आएगा 18 × 77, मतलब कि इससे गुणा कर लेंगे 18 18 × 77, और कुछ नहीं करना है। देखिए इस सेकेंड में आएगा, ठीक है, इस सेकेंड में है, लेकिन जो ऑप्शन है सवाल में वो मिनट में भी है, तो 60 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, इस सेकेंड वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी मिनट में हो जाएगी। तो जब 60 से भाग देंगे तो आएगा आंसर 23.1, ठीक है, मिनट, ठीक है, याद रखिएगा मिनट। तो 0.1 क्या है, मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड हो जाएगा। तो 23 मिनट 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी देखिए लिखा है 23 मिनट 6 सेकेंड, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। मीनू अपने घर से 7:25 पर निकलती है और 8:07 पर स्कूल पहुंच जाती है। जोश को स्कूल पहुंचने में मीनू से केवल 7 मिनट ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो यदि जोश स्कूल 8:13 पर पहुंचता है तो घर से कितने बजे निकला होगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहले हम देख लेते हैं कि मीनू को कितना टाइम लगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मीनू को देखिए, मीनू को टोटल 7:25 से लेकर 8:07 के बीच में मीनू को टाइम लगा है 42 मिनट। मीनू को टाइम लगा दोस्तों 42 मिनट लगा स्कूल पहुंचने में। तो जोश को टाइम लगेगा कितना, 42 में 7 जोड़ देंगे क्योंकि 7 मिनट ज़्यादा लग रहा है जोश को, तो इसको लगेगा 49 मिनट टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में। तो अगर 8:13 पहुंच रहा है स्कूल, तो 8:13 में से हम 49 मिनट कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, ठीक है। या एक तरीका है कि आप 49 मिनट पीछे चले जाइए, या एक तरीका, एक सिंपल तरीका ये होता है दोस्तों, 8:13 में से 1 घंटा पूरा माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7:13। लेकिन देखो दोस्तों हमने 1 घंटा माइनस किया, लेकिन 1 घंटा नहीं करना है, केवल 49 मिनट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 7:13 में से 11 मिनट और जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर 7:24। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7:24 पर स्कूल से घर निकला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। नरेश अपनी क्लास में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह 3 आयामी 3D आकारों को छूकर उनके किनारे, कोनों और फलकों की पहचान करता है और गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में दोस्तों जो होंगे, ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा, किनारा 9 होगा, कोने 6 होंगे और फलक 5 होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। 10वां नंबर देखते हैं। गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो 11 100 का गुणनखंड है, बिल्कुल गुणनखंड नहीं है 100 का। 48 3 का गुणज है, बिल्कुल एक करेक्ट है, 48 3 का गुणज है, ठीक है। 16 से कट जाएगा तो 48 3 का क्या है, गुणज होता है। गुणज समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए 48 में भाग देंगे 3 का तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब 3 का ये गुणज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता है। वह उससे 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था। वह इस दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, केवल भाग देना है। पहले 37 से 1/4 जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 100। इसमें 37 में 4 गुणा करेंगे और इसको 1 जोड़ देते हैं तो 188 149, ये आ जाएगा 149, यहाँ लिख देंगे 149/4। देखिए इतना लीटर दूध आ सकता है तो उसमें 250 ml क्या करना है, पूरा कर देते हैं। 149
देखिए 149/4 में भाग देंगे 250 ml का, तो याद रखेंगे आंसर देखिए ये ml में है और ये क्या है 37/4 क्या था लीटर में था, तो 1 लीटर को कन्वर्ट करेंगे ml में मिलीलीटर में, तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो पूरा जो है कन्वर्ट हो जाएगा ml में। तो इससे काट देंगे 4 बार जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 149 क्या आएगा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका 149 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 149 बोतलें भर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 122 व 55 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर निकल कर आएगा 12 का 6710 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों के अनुसार कबाड़ इकट्ठा करता है। देखिए इसमें रद्दी कागज, अखबार, लोहा, पीतल, प्लास्टिक सभी के मूल्य जो है 1 किलोग्राम के लिखे गए हैं। तो 5 किलोग्राम लोहा, 10 किलोग्राम प्लास्टिक, 50 किलोग्राम रद्दी, 22 किलोग्राम अखबार, 2 किलोग्राम पीतल इकट्ठा करके वो कितने रुपये अदा करेगा। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए सभी 1 किलो के जो मूल्य लिखे गए हैं, तो 5 किलोग्राम लोहा में 5 से गुणा कर देंगे, 10 किलोग्राम प्लास्टिक में से 1 किलोग्राम प्लास्टिक आ रही है 38 रुपये का, 10 किलोग्राम प्लास्टिक आएगी 380 रुपये का। इसी तरह जितना का रहा है सब गुणा कर देंगे, बाद में ऐड कर देंगे, तो आंसर निकल कर आएगा 13 का डी 1875.50 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया है। समकोण मतलब 90 डिग्री कोण। ठीक है, 90 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा समय एक समकोण को प्रदर्शित करता है। तो 14 का देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब 3 बजता है दोस्तों घड़ी में, ठीक है आप करके भी देख सकते हैं, जब घड़ी में 3 बजता है तो क्या समकोण बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे। देखिए भिन्न का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। देखिए आप इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, कौन छोटी भिन्न है कौन बड़ी भिन्न है, तो लसा निकाल लेंगे, लसा के माध्यम से आप अरेंज कर सकते हैं इजीली। तो 15 का मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लोगों ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। देखिए नीचे 15 7 5 3। देखिए अब करके 15 7 5 और 3। देखिए इसका लॉसा कितना आ जाएगा 15 7 105 आ जाएगा। तो 105 पर आप लॉसा निकाल के चेक कर सकते हैं कि कौन भिन्न बड़ी होगी कौन छोटी होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो 15 का भी करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब देखिए अब 15 क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल कराया, 15 क्वेश्चन आ गया पेडागोजी के। ठीक है, इसी तरह सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए पेडागोजी का पहला क्वेश्चन कर रहा है 16वां। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। दोस्तों चारों ऑप्शन को आप रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं चारों ऑप्शन को रीड नहीं करूंगा, समय की बचत होगी आपके, तो मैं करेक्ट आंसर केवल आपको बताऊंगा। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए तर्क तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना एक आवश्यक पहलू नहीं है। बाकी ए, सी और डी जो है पाठ्य इकाई योजना के आवश्यक पहलू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। सुश्री रोमी अपनी गणित की क्लास में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। देखिए पहला 10+2, दूसरा 10 × 2, तीसरा 10 - 2, चौथा 10 डिवाइड करा 2 से। सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही हैं। तो बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। एक योग के प्रश्न 87 धन 16 को हल करने पर छात्र ने लिखा 87 धन 16 आगे लिखा 913। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है। तो 18 में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। योग्य या जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ताकि छात्र को उसका कंसेप्ट समझ में अच्छे से आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक अपने छात्रों के समक्ष निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती प्रश्न रखते हैं। समीना 9 बजने में 10 मिनट पर सोने जाती है। कृति समीना के 20 मिनट बाद सोने जाती है। कृति किस समय सोने गई। एक छात्र ने जवाब दिया 20। उसने समझाया प्रश्न में कहा गया है कृति 20 मिनट बाद बिस्तर पर गई, तो उत्तर भी सही होगा। न्यूमैन के अनुसार छात्र द्वारा दिया गया उत्तर किस तरह का उदाहरण है। तो दोस्तों न्यूमैन के अनुसार जो ये उदाहरण है अवबोध की त्रुटि का, अर्थबोध की त्रुटि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है, मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। मानचित्र में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का या पूरे जिस तरह का मानचित्र है, ठीक है, फिजिकल मानचित्र है तो उसके बारे में बात होगी। अगर कोई किसी चीज़ का अलग अलग मानचित्र, अगर वो रेंज की बात हो रही है, जंगल की बात हो रही है या पहाड़ों की बात हो रही है, तो मानचित्र में केवल अपने आसपास के मानचित्र का उल्लेख नहीं होता है, और भी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, कक्षा 3 की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है। प्रश्न है, अगर मैं 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूँ तो उत्तर क्या होगा। छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर 0 है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा उपरोक्त संदर्भ में सही है। तो प्रश्न था 2 दहाई में से 2 इकाई घटाती हूँ। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन तभी लड़का शून्य आंसर दे रहा है क्योंकि छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। उसको समझाना चाहिए कि इकाई का मतलब 1 होता है, उसको कंकड़ पत्थर के माध्यम से दिखाना चाहिए कि दहाई का मतलब जो होता है 10 होता है। तो इससे वो छात्र समझ जाएगा कि 2 दहाई में से 2 इकाई घटाएंगे तो उत्तर 0 नहीं आएगा, बल्कि उत्तर क्या आएगा, 2 दहाई का मतलब 20 होगा, अब 2 इकाई का मतलब 2 होगा, उत्तर 18 आएगा। तो जब तक मूर्त संकल्पनाओं के मूर्त सामग्रियों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये छोटे बच्चों को समझ में वो चीज़ नहीं आएंगी, स्थानीय मान की समझ वो डेवलप नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22, शुरुआती प्राथमिक क्लास के विद्यार्थियों को संख्याओं के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। ए बी सी, अब तीनों कथन पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें सही आंसर क्या होगा 22 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और सी जो है, विद्यार्थियों को वस्तुओं की संख्या और उनकी राशियों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना जब वे उनके लिए अर्थपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, विद्यार्थियों को चल वस्तुओं से समुच्चय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। बी वाला करेक्ट नहीं है क्योंकि अंकों के नाम याद करना, ए इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये रटने वाली विधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणित के एक रचनात्मक क्लास को प्रदर्शित करता है। तो 23 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षक क्लास में नकली नोट, डंडियों के बंडल, गिन तारा, एबेकस लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधि में व्यस्त रखता है। तो यह एक प्रकार से आपकी रचनात्मक क्लास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है। चारों ऑप्शन को रीड करेंगे, पाएंगे कि 24 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1/2 धन 1/3 को हल करना, ये अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, क्लास 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्रण, मैपिंग और दिक् स्थान संबंधी समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो 25 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। छात्रों को अपने स्वयं के घर के कागज पर बनाने के लिए कहना और जिसमें विभिन्न कक्षा का सापेक्षित आकार बना रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए, श्री आयुब विभाजन अथवा भाग का सिद्धांत क्लास में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। श्यामपट्ट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। दूसरा भी देख सकते हैं, विभाजन की संभागी संरचना। तीसरा, कई कंकड़ों या कंचों को समान संख्या के समूह में व्यवस्थित करना। अवधारणा को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं का सबसे उचित क्रम क्या हो सकता है। दोस्तों, इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। पहले जो क्या करेगा बच्चा, कंकड़ और कंचों को समान संख्या में व्यवस्थित करेगा। दूसरा क्या करेगा, संभागी संरचना, इक्वल शेयरिंग करेगा। तीसरा, उसको श्यामपट्ट पर सरल विभाजन संबंधी कथन लिखकर वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ना। ये 3, 2, 1 का जो क्रम है बिल्कुल करेक्ट क्रम है। ठीक है, बच्चे को सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। देखिए 27 का ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल और अभ्यास एक किसी भी तरह से गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित क्लास में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना किसी भी तरह से गणित शिक्षण में या गणित क्लास में गतिविधियों पर आधारित शिक्षण केंद्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए और उसके अनुसार उत्तर दीजिए। पहला कथन कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है।
कारण लिख रहा है, देखिए अभिकथन लिख रहा है, उसके बाद कारण दिया हुआ है। क्षेत्रफल मॉडल एक संबंधित व्यू सारणी एक दृश्य प्रदर्शन है, अतः यह छात्रों की गुणन की समझ और विवेचन को प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसमें क्या सही हो सकता है दोस्तों? तो इसमें जो 29 का ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर सही कारण ए का व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, क्वेश्चन है गणित की क्लास में अपने विद्यार्थियों से पूछती है शिक्षिका, आपके पास 7 सैकड़े हैं और आपको उसमें से 7 दहाइयाँ निकालनी है, आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक छात्र कहता है मुझे 0 मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आंसर आ रहा है बच्चे की तरफ से, तो छात्र द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में अति उपयुक्त क्या हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, शिक्षिका को छात्रों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। कुल मिला जुलाकर बच्चे को अभी तक स्थानीय मान की समझ नहीं है, तो उसके लिए शिक्षिका को उस प्रयास करना चाहिए कि उसको अच्छे से उपचारात्मक शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय मान की समझ जो है मूर्त प्रक्रियाओं के माध्यम से समझाए, वस्तुओं के माध्यम से समझाए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।